हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं ब्लड यूरिया टेस्ट कि ब्लड यूरिया टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ब्लड यूरिया टेस्ट क्यों कराया जाता है, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, यूरिया का जो लेवल है वो किन कारणों से इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम आज का अपना वीडियो कि ब्लड यूरिया क्या होता है। फ्रेंड्स, यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमंस, यानी कि जो यूरिया होता है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे बनाता है हमारा शरीर, यानी कि हमारी बॉडी ही यूरिया को बनाती है। ठीक है। हम जो भी प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर जितना प्रोटीन होता है, यानी कि जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन चला जाता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि हमारी आंत के अंदर। ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो फ्रेंड्स इस जो हमारा प्रोटीन है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। ठीक है। और ये अमोनिया जो बन जाता है ये चला जाता है हमारे लीवर के अंदर, और यहाँ लीवर में जाने के बाद ये मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और फ्रेंड्स ये फिर बन जाता है यूरिया। ठीक है। तो ये लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा कि यूरिया कैसे बनता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर, जब ये यूरिया बन जाता है तो ये चला जाता है फिर हमारा किडनीज के अंदर, जो हमारी किडनी होती है उनके अंदर ये चला जाता है। किडनी इसको फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद वो यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हमारा यूरिया हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है और जब हमारा ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा घातक होता चला जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, किन लोगों का ये टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, एक तो वो लोग आते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जिनको कोई ना कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उनमें सबसे ज्यादा ये टेस्ट कराया जाता है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स वो लोग आते हैं जिनमें नॉन स्पेसिफिक बीमारी होती है, जिनमें सिम्टम प्रेजेंट होते हैं मगर बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसे लोगों में भी यूरिया का टेस्ट कराया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि जो पेशेंट को बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कहीं यूरिया की वजह से तो नहीं है। ठीक है। तो वो जानने के लिए भी डॉक्टर्स कई बार ब्लड यूरिया का टेस्ट कराते हैं। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर, जैसे कि हम एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं तब भी यूरिया की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि रूटीन हेल्थ चेकअप में भी यूरिया का टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। टू स्क्रीन किडनी फंक्शन, या वो पेशेंट जो किडनी के ट्रीटमेंट पर है, यानी कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम तो है और उनका साथ ही ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उनको भी डॉक्टर यूरिया का टेस्ट कराता है ताकि उनको पता कर सके, यानी कि उनकी जो मतलब यूरिया का जो लेवल है उसको वो देख सके कि ट्रीटमेंट के हिसाब से वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। या पेशेंट को कोई डायलिसिस की तो नीड नहीं है, यानी कि कोई डायलिसिस की जरूरत तो नहीं है, वो सब देखने के लिए भी फ्रेंड्स डॉक्टर्स यूरिया टेस्ट कराते हैं। इसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये दो नाम से भी जाना जाता है। कुछ डॉक्टर्स इसको ब्लड यूरिया टेस्ट या ब्लड यूरिया करके जो प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ इसको सीरम यूरिया भी बोल देते हैं, लेकिन इसका जो मेन और कॉमन नाम है वो ब्लड यूरिया के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जो यूरिया की रेफरेंस रेंज क्या होती है, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये सबसे ज्यादा ये नॉर्मल रेंज लिखी जाती है 17 to 43 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 17 से लेकर 43 mg पर dl। बाकी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत नॉर्मल रेंज कई बार चेंज भी हो जाती है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लैब टू लैब भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना इंस्ट्रूमेंट अलग भी हो सकता है, तो कुछ वैल्यूज इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी चेंज होते हैं, लेकिन बहुत माइनर फर्क होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेजर फर्क होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि यूरिया का सैंपल कैसे लिया जाता है, किस ट्यूब के अंदर इसका सैंपल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सैंपल है वो नॉर्मल ही एक ब्लड सैंपल कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर एक देखा होगा आपने रूटीन चेकअप के टाइप में सेम इसका भी ब्लड सैंपल लिया जाता है।
और बात करें हम कि इसका कोई खाली पेट या एम्प्टी स्टमक वगैरह, तो फ्रेंड्स इसका सैंपल हम कभी भी दे सकते हैं, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। लेकिन बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये टेस्ट करा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मेडिसिन चल रही हो, कोई दवाई चल रही हो, कोई सप्लीमेंट हो, क्योंकि कई बार किसी मेडिसिन या सप्लीमेंट की वजह से भी कभी कभी रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है। तो अगर डॉक्टर आपकी एडवाइस करते हैं उसी के हिसाब से ही आपके टेस्ट कराएं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लैब के अंदर जाएंगे ये सैंपल कलेक्शन कराने के लिए, तो एक एसएसटी यानी कि इस टाइप की एक ट्यूब होती है जिसे हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब के अंदर 3 से 5 ml तक ब्लड लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि 5 ml ब्लड सिंगल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, बट क्या होता है कि हर टेस्ट का एक अपना लेवल होता है कि उसके अंदर कितना ब्लड सैंपल मिनिमम और मैक्सिमम लेना होता है, क्योंकि जिस ट्यूब के अंदर जो भी केमिकल्स पड़ा होता है वो उसके वॉल्यूम के हिसाब से दिया जाता है। कई बार हम वॉल्यूम कम लेने की वजह से भी हमारे रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इस ट्यूब को फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, क्योंकि ये सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है, इसके नीचे ये जेल पड़ा हुआ होता है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फ्रेंड्स इसको टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया जाता है जहां पर इसका टेस्ट किया जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि किन कारणों की वजह से यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स जो भी ब्लड में यानी कि जब भी ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ रहा है या बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एजोटीमिया। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया का लेवल अप जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एजोटीमिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स एजोटीमिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है 3 कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी आती है प्री रीनल एजोटीमिया, सेकंड है रीनल एजोटीमिया और थर्ड है फ्रेंड्स पोस्ट रीनल एजोटीमिया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि प्री रीनल एजोटीमिया क्या होता है। ठीक है, यानी यूरिया का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जैसा आप नाम में देखें ना प्री यानी कि पहले। ठीक है, यानी कि हमारी किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्रेंड्स प्री रीनल एजोटीमिया हमें हो रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर लेवल तो बढ़ गया है लेकिन अभी हमारे किडनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हो रहा है वो इनाड्यूरेट परफ्यूजन, यानी कि किडनी को जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। ठीक है, और फ्रेंड्स दूसरी वजह ये हो सकती है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपना काम या तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है या वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स प्री रीनल एजोटीमिया यानी ब्लड में यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहला आता है इसके अंदर कंजक्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, सेकंड है फ्रेंड्स इसके अंदर शॉक्स, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम, फीवर, स्ट्रेस, हाई प्रोटीन डाइट। तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम रीनल एजोटीमिया कि रीनल एजोटीमिया क्या होता है। रीनल एजोटीमिया का मतलब है किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को किडनी में कोई ना कोई इंफेक्शन है तो उस कंडीशन में जब यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और इस कंडीशन को बोला जाता है रीनल एजोटीमिया। अब बात करें हम फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कॉजेस की कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो नंबर 1 होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर, पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर क्रोनिक रीनल फेलियर और पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड्स ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड्स यहाँ पर ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पॉइंट नंबर 5 है इंटरस्टिशियल नेफ्रोटिस और पॉइंट नंबर 6 है पोलियोनेफ्रोटिस। तो ये इनकी वजह से हमारा जो रीनल एजोटीमिया है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि पोस्ट रीनल एजोटीमिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स यानी कि पोस्ट रीनल एजोटीमिया में किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो हमारी किडनी है वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन किडनी से नीचे की साइड पर आओगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में का जो कोई रास्ता है ना वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और दोबारा से जो यूरिया है वो बैक डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यानी वो वापस से ब्लड में मिक्स हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है,
जिसकी वजह से ब्लड यूरिया का जो लेवल है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्रेंड्स पोस्ट रीनल एजोटीमिया। फ्रेंड्स इसमें बात करें हम, जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा वो होता है नेफ्रोलिथियोसिस। नेफ्रोलिथियोसिस क्या होता है, यानी कि स्टोन्स। तो फ्रेंड्स जो हमारे स्टोन बनते हैं, ठीक है, किडनीज के अंदर, वो फंस जाते हैं यूरेटर के अंदर, या कभी कभी प्रेथ्रा में भी ये स्टोन्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। और फ्रेंड्स इस कंडीशन को बोला जाता है पोस्ट रीनल एजोथीमिया। ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर फ्रेंड्स हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो। पॉइंट नंबर 3 आता है फ्रेंड्स इसके अंदर ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रोयूरिनरी ट्रैक्ट। अगर कहीं पर ट्यूमर बन जाए गैस्ट्रो ट्रैक्ट में, ठीक है, तो भी उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट रीनल एजोथीमिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।